नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 और स्टूडियो में हमारे साथ आज की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है, जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह, अभय दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ आज के शो में जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। तो शो की शुरुआत उस बवाल वाली खबर के साथ जिस पर संसद के भीतर भी और बाहर भी दोनों ही जगह जोरदार आर पार है। संसद के दोनों सदनों से सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज विपक्ष ने संसद परिसर में प्रोटेस्ट मार्च निकाला है। ये प्रोटेस्ट मार्च विपक्ष के 143 सांसदों को जो सस्पेंड किया गया है और संसद में सरकार का बयान जो अब तक नहीं आया है संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में, उसके खिलाफ किया गया है। और आज उन निलंबित सांसदों के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर संसद का मामला अब सड़क पर आता हुआ नजर आ रहा है। और इस सब के बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, उनका बयान सामने आया है। संसद का अपमान सरकार ने किया, हम चाहते थे बयान दे, सरकार बयान नहीं दे रही, ये संसद का अपमान है। वहां पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए, क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार दरअसल सदन का अपमान कर रही है। सरकार जो है वो संसद का अपमान कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है जो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले में उनके अपमान के मुद्दे को लेकर आज सड़क पर उतरा हुआ है। बीजेपी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद हैं यहीं जंतर मंतर से, और जरा जानते हैं दिव्यांकर से किस तरीके से विरोध प्रदर्शन सड़क पर करती हुई बीजेपी पार्टी के नेता कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं यहां पर। दिव्यांकर जी बिल्कुल रोमाना, देखिए जिस तरह से मिमिक्री हुई उसके बाद तमाम काफी ज्यादा जो हंगामा देखने को मिला और अब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। और क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि आज यहाँ पर भी प्रदर्शन जो है जंतर मंतर पर किया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पर बड़ा सा स्टेज वो यहाँ पर लगाया गया। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो दिखाएंगे स्टेज की तस्वीरें। स्टेज पे बड़ा सा पोस्टर लगाया गया और कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र के मंदिर संसद का अपमान करने के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन। नीचे मंच पर यहाँ पर आपको जो बीजेपी के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे। उनकी कुछ के माथे पे, कुछ के जो हाथों पर जो काली पट्टी है, काली पट्टी के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में साफ तौर से यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर मिमिक्री हुई वो काफी शर्मनाक थी और जिसके चलते जो कल्याण बनर्जी है जिन्होंने मिमिक्री की, चूंकि उपराष्ट्रपति का संवैधानिक पद है, ऐसे मिमिक्री नहीं की जानी चाहिए, जिसके चलते उन्हें माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। चूंकि राहुल गांधी भी वहां पर, जब ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी, राहुल गांधी भी यहाँ पर थे और साफ तौर से पोस्टर में राहुल गांधी का जिक्र भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो। चूंकि राहुल गांधी जब ये पूरी घटना हो रही थी वहां पर वो मौजूद थे और वीडियो भी बना रहे थे, जिसके चलते महत्वपूर्ण बात है दिव्यांकर जो आप बता रहे हैं, क्योंकि अब जरा इस बात को समझिए आप कि ये जो मिमिक्री है वो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी करते हैं, लेकिन यहाँ जो पोस्टर बैनर लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं उसमें कल्याण बनर्जी का नाम तो शायद ढूंढे से भी आपको ना मिले, लेकिन राहुल गांधी का नाम वहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है।
मतलब बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी है। कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र के अपमान की बात बड़े बड़े अक्षरों में, वो पीछे जो काले रंग का बैनर पोस्टर नजर आ रहा है जहां दिव्यांकर खड़े हुए हैं वहां पर नजर आ रहा है। तो मतलब ये सभापति के अपमान का मुद्दा, जहां मिमिक्री करने वाले टीएमसी के सांसद थे, लेकिन इसके जरिए बीजेपी निशाने पर कांग्रेस पार्टी और खासतौर से राहुल गांधी को ले रही है। और दूसरी तरफ आज कांग्रेस भी सड़क पर उतरी हुई है। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं, विजय चौक से जुड़ रहे हैं। निलंबन विपक्ष के सांसदों का, इसी को लेकर इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। सीधे आपको लेकर चलते हैं आशीष के पास और जरा जानते हैं आशीष से, इंडिया गठबंधन को मौका मिल गया है आज एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन करने का निलंबन और संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले पर। आशीष, जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिश ये डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने हुए, उन लोगों के उन राइट्स का हनन किया जा रहा है। और इसी वजह से आप देखें, शरद पवार तक आज निकल करके विजय चौक पर आए। तमाम इंडिया गठबंधन के नेता, सारे सांसदों को निलंबित किया गया। और आज ही देखिए इस बात का ऐलान भी कर दिया गया कि एक दिन बाद यानी कल मेरे साथ इमरान प्रताप गढ़ी राज्यसभा में सांसद कांग्रेस पार्टी के, सरकार के जितने भी सांसद और बड़े बड़े मंत्री एक एक करके बयान दे रहे हैं कि जितने भी सांसद और बड़े बड़े मंत्री एक एक करके बयान दे रहे हैं कि मिमिक्री आप करते हैं। इस मुद्दे पर ध्यान हटाना चाहिए। सदन के अंदर जो हुआ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संसद परिसर में जो हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है सदन के अंदर क्या हुआ। लोकसभा में सदन के अंदर हमला हुआ, सुरक्षा में चूक सदन के अंदर हुई। हम सारे सांसद मांग कर रहे हैं कि उसका आइए जवाब दीजिए। गृह मंत्री आए और जवाब, गृह मंत्री जी उस पर जवाब न दे करके कहते हैं कि उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री की गई, हम इसलिए जो है बहुत आहत। ये तो उपराष्ट्रपति जी ने खुद कह दिया कि वो जी, यही हैरत है ना कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी जाति का कैसे हो गया। तो कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी को आप सुन रहे हैं और वही बात आगे रखते हुए विपक्ष के नेता वो कह रहे हैं कि साहब, मामला जो था वो संसद की सुरक्षा में सेंध का था, मामला जो था वो मामला विपक्ष के सांसदों के निलंबन का था। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को डिरेल करने के लिए सभापति की मिमिक्री वाले मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है और जो कह रही है कि साहब, सभापति की मिमिक्री मतलब ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स का अपमान। और खुद आपने सुना जगदीप धनखड़ ने किस तरीके से इसको पूरे किसान समाज और जाट जाति जो है उसका अपमान तक करार दे दिया। इस बीच अब बड़ा सवाल ये हो जाता है कि सभापति की मिमिक्री मतलब सब मुद्दों पर भारी हो रही है। विजय जी, सब मुद्दों पर भारी हो रही है। ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है कि वो किस तरह से अपने मुद्दों को ताकतवर तरीके से रखते हैं। मिमिक्री भी एक, यदि सभापति की मिमिक्री है और संवैधानिक पद पर है तो उसको भी नॉन सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन सांसदों का निलंबन हो, संसद में जो चूक हुई है सुरक्षा में, वो भी बड़ा मसला है और सरकार उस पर जवाब नहीं दे रही। तो विपक्ष की मांग जायज़ मांग है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ने खुद ने कहा कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूँ और मैंने जांच कमेटी बना दी है। तो उस पर भी एक काम करना चाहिए कि क्या आप इस मंशा के साथ चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते। अब भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर रही है और उसने अपने इशू को बड़ा बना दिया, मिमिक्री के इशू को। इसमें बड़ा छोटे के इशू ही नहीं है। आप किस तरह से लड़ रहे हैं जब पूरा अपोजिशन, संसद के जो सांसद हैं 143 सांसद, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, उनके निलंबन को उस तरह से इशू नहीं बना पा रही। और कई बार ये भी होता है कि आप खुद भी डिरेल कर देते हैं। मान लीजिए ये मामला नहीं होता, मैं इसको इशू को जोड़ नहीं रहा कि वो कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं, लेकिन वो मिमिक्री से भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता पक्ष को एक मौका मिल गया उसके चर्चा करने का और वो खुद ही डिरेल हो गया इशू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इशू बहुत गंभीर इशू है या नहीं है। मैं समझता था कि ये सभापति का अपमान, संवैधानिक पद का अपमान जो है वो तो ठीक है, लेकिन खुद सभापति को कहना चाहिए था कि ठीक है, ऐसा चलता रहता है, कोई बात नहीं है। उनको इसे लाइटर वेन में लेना चाहिए था। नहीं, उन्होंने तो बल्कि इसको और बड़ा बना दिया ना। मतलब चेयर के साथ साथ उन्होंने तो कहा कि साहब ये पूरे किसान समाज का, ये जाट समाज का, वो तो किसान और जाट तक उस बात को ले आए। और मेरा सवाल ये है कि ये पूरा मामला जिस रूप में आगे बढ़ा, शुरुआत कहां से हुई थी? संसद की सुरक्षा में सेंध जो लगी थी वहां से ये शुरुआत होती है। उसके बाद वो सिलसिलेवार तरीके से निलंबन जो होता जाता है और फिर मामला आकर अब जहां पर आर पार है वो मिमिक्री वाला मामला, वो अपमान वाला मामला। और उस अपमान वाले मामले में जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ये सीधे सीधे सभापति का अपमान है, ये कांग्रेस की अब लाचारी माना जाए जो कह रही है कि साहब संसद का अपमान बीजेपी कर रही है।
दो चीज़ों को समझिए। पहला ये कि अपने यहाँ कहावत है कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया तो कान टटोलने के बजाय कौवा के पीछे दौड़ते हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से यही किया गया, कौवा कान ले गया, विपक्ष कान नहीं टटोल रहा, सीधे कौवा के पीछे दौड़ रहा। यानी एजेंडा सरकार तय कर दी है और उसके पीछे विपक्ष चल रहा, टहल रहा सड़क पे। वो भूल गया कि 4 महीने के बाद उसको जनता के बीच में जाना है और जनता निलंबन पे वोट नहीं देगी, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से कांग्रेस को फ्रेम में रख के और अपमान का मुद्दा उठा के कहा जा रहा है कांग्रेस अपमान कर रही, इससे एक बात और स्पष्ट हो रही है कि अगला जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें सत्ता पक्ष की तरफ से जो फ्रेम बनाया जा रहा है उसमें कांग्रेस को रखा जाएगा और मुख्य रूप से नेता होंगे राहुल गांधी जी, क्योंकि राहुल गांधी जी बहुत फलदायी हैं, भारतीय जनता करते हैं, बीजेपी की करते हैं, राजनीति को। फलदायी हैं, हम तो ये कहेंगे वो फलदायी हैं। इसलिए राहुल गांधी को अभी से ही फ्रेम पे फिट किया जाने लगा है जिससे अगला चुनाव आसान हो सके। ठीक है अभय जी, यहाँ पर अगर मुद्दों के लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त विपक्ष के हाथ में मोटे मोटे 2 मुद्दे, एक संसद में सुरक्षा में सेंध का मामला, दूसरा सांसदों के निलंबन का मामला, और सत्ता पक्ष के पास सभापति के अपमान वाला मुद्दा। लेकिन यहां मामला एजेंडा सेट करते हुए जिस तरीके से शुक्ला जी ने कहा कि वो सत्ता पक्ष नजर आ रहा है, तो बीजेपी भारी। देखिए, मेरा मानना है कि विपक्ष को सुरक्षा का मसला और जो निलंबन का मसला, इन दोनों पर जोर लगातार देते रहना चाहिए। हर चीज़ इस लिहाज से नहीं की जा सकती है कि हमें इस पर कितने वोट मिलेंगे ये पहले गिनती कर ली जाए। अगर आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती और उसके साथ यही व्यवहार होता सदन में जिस तरह का कांग्रेसियों के साथ हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी इससे भी ज्यादा जोर देती उस बात के ऊपर, इससे भी बड़ा प्रदर्शन करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा माहिर है इन कामों में है। तो मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र की क्वालिटी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इतने बड़े पैमाने पर सदन से किसी भी मुद्दे पर सदस्यों का निलंबन होगा तो लोकतंत्र की जो गुणवत्ता है उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है, इसलिए उस पर जोर लगातार देते रहना चाहिए। जहां तक जगदीप धनखड़ साहब का मामला है और कल्याण, आपने कहा ना कल्याण बनर्जी का नाम तो उसमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, जबकि इन दोनों का इतिहास थोड़ा पुराना है। जब वो राज्यपाल थे, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, तो कल्याण बनर्जी लगातार उनके ऊपर आक्रमण करते थे, उनकी कठोर से कठोर आलोचना करते थे। उन्होंने जगदीप धनखड़ को ब्लड सकर, खून चूसने वाला तक कहा था, और उन्होंने कहा था कि ये जो भूमिका इन्होंने राजभवन को जिस तरह सत्ता का समांतर केंद्र बना दिया है, ये भूमिका इसलिए निभा रहे हैं ताकि इन्हें दिल्ली में कोई बड़ा पद मिले। ये उसी वक्त कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ के बारे में कहा था। और मेरा मानना यह है कि उपराष्ट्रपति के तौर पर और राज्यसभा के सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ को कम से कम एक बार अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। उन्हें भैरव सिंह शेखावत से अपनी तुलना करनी चाहिए, उन्हें वेंकैया नायडू से करना चाहिए। ये भी दोनों भारतीय जनता पार्टी के उपराष्ट्रपति हैं, दोनों राज्यसभा के सभापति थे। उनका आचरण कैसा था, विपक्ष से उनके ताल्लुकात कैसे थे, किस तरह वो सदन चलाते थे, उपराष्ट्रपति के तौर पर किस तरह वो भाजपा की विचारधारा से जुड़े होने के, आजीवन जुड़े होने के बावजूद भी किस तरह राजनीति से, रोजमर्रा की राजनीति से अपने आप को ऊपर रखते थे। जरा उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनके जो राज्यपाल के तौर पर उन्होंने किया, हम सब लोगों के सामने उसका इतिहास है। अब उपराष्ट्रपति के तौर पर जो कर रहे हैं, वो लगातार हर चीज का सरकारीकरण कर देना चाहते हैं। और विक्टिमहुड जो है ना, वो राजनीति में सफल होने का एक सिक्का बंद हथकंडा है कि मुझे सताया जा रहा है। और वो कितने मासूम हैं, वो संविधान के कटिबद्ध रक्षक हैं, किसान पुत्र हैं, जाट पुत्र हैं, और देखिए उनका अपमान किया जा रहा है। तो ये सब जो हो रहा है ये प्रपंच है, एक नाटक है, और उस नाटक को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपने अपना नजरिया रखा। मुझे लगता है जरा एक और सवाल हमें ले आना चाहिए, और सवाल ये कि सुरक्षा, निलंबन, ये जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा था, अब वो सब गौण होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अभय जी अपनी बात रख रहे थे, जो सबसे ज्यादा गर्माता हुआ मुद्दा है, अब उसकी वजह कुछ भी हो और वो किसी भी वजह से गर्मा रहा हो, वजह ये हो सकती है कि साहब बीजेपी जो है वो माहिर है इस तरीके के मुद्दों को जमीन पर लेकर जाने के लिए, तो मिमिक्री पर ही ये पूरा का पूरा रण अब आपको लगता है सिमटता हुआ नजर आ रहा है? देखिए रोमाना जी, मैं आपको ये स्पष्टतः बता दूं कि जो संसद में आप देख रहे हैं और संसद के आसपास आप जो देख रहे हैं, वो एक कहते हैं भवन का कंगूरा है। जो जमीन पे जो लोग हैं और लोगों में जो विश्वसनीयता है या लोगों का जो नेतृत्व के प्रति विश्वास है, वो उसका धरातल है, बेस है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल को, राजनीतिक जो लोग होते हैं, उनको अपनी जो सोशल बैकग्राउंड है, सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, जो रियलिटी है, उससे उनको तालमेल करके कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि धरातल पर उसके लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है
कि लोगों की विश्वसनीयता नेतृत्व में है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो लोगों के पास अपने मुद्दे लेकर जाएगी और लोगों में उसकी विश्वसनीयता इतनी ज़्यादा है कि लोग उसको ज़्यादा मानेंगे, और ये सच भी लग रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने जो भी किया या जो भी विपक्षी दल कर रहे हैं, उन विपक्षी दलों को ये पता होना चाहिए था कि जिस राजनीतिक मर्यादाएं की बात वो कर रहे हैं, वो मर्यादाएं उस परिदृश्य में कार्य करती थी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के आरंभिक कुछ वर्षों में रही होंगी। आज परिदृश्य बदल चुका है। आज आप देखेंगे तो जनरेशन का एक चेंज है। नए जनरेशन को में आप उस राजनीतिक मर्यादा की बात कर रहे हैं या उस राजनीतिक नैतिकता की बात कर रहे हैं जो वर्षों पहले समाप्त हो चुकी है। अब आपको जब आवश्यकता पड़ती है तो आप मर्यादाओं को ले आते हैं, जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप कुछ और ले आते हैं। सच्चाई क्या है? एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, और इस कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में मुद्दों के अलावा, मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रवाद का एक मुद्दा है, विकास तो का सर, एक मुद्दा मतलब है। अगर बिल्कुल सीधे सपाट शब्दों में कहा जाए कि फिलहाल राजनीति की तस्वीर ये है कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष अपने मुद्दे जो है वो उस रूप में जनता के बीच ले जा नहीं पा रहा है, और सत्ता पक्ष की ये ताकत है कि वो जिसको चाह रहा है उसको मुद्दा बना ले जा रहा है। तो देखिए, मोटे तौर पर इस वक्त वो जो मिमिक्री वाला मामला है उसी पर रण छिड़ता हुआ सियासी तौर पर नजर आ रहा है, और ऐसे में मिमिक्री सिर्फ मिमिक्री तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बात जात तक पहुंची, और जात की एंट्री कैसे हुई जरा ये सुनिए अब। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है, मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। तो मिमिक्री यहाँ पर हो गई आउटसाइड, ये सबने देखा होगा, ये आपको भी मालूम। जो घटना सदन के बाहर हो गया, आउटसाइड द हाउस, तो उसके बारे में सदन में एक रेजोल्यूशन पास करना, कंडेम करना, ये कहाँ का है? और हम सच्चाई बोलने के लिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा। अपमानित नहीं करना चाहते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं। तो अब सवाल देखिए, मिमिक्री की जात क्या चुनावी बिसात, और क्या यही वजह है कि वो डाल डाल पात पात वाले अंदाज में कि अगर वो जाट जाति का जिक्र करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से दलित जाति का जिक्र कर दिया जाता है, अगर बीजेपी जो है वो सभापति के अपमान की बात करती है तो कांग्रेस की तरफ से संसद सदन के अपमान की बात कर दी जाती है। देखिए, जाति तो हिंदुस्तान की राजनीति का सच भी, और आप देख रहे हैं कि वो किसी न किसी बहाने से जात आ जाती है कि अब मिमिक्री में मैं संवैधानिक पद की अपमान की बात तक तो सहमत हो सकता हूं कि उस पर बात होगी कि नहीं होगी, लेकिन अब जात कहां पर आएगी? और फिर खड़गे साहब भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी अब दलित जाति को लेकर करने लगे। मैं दूसरी बात कर रहा हूं जिसका आपने जिक्र किया था कि बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और उसमें कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन है, उनका बनर्जी साहब का नाम नहीं है, तो उसको आप इलेक्शन से देखिए 2019 में जो 190 सीटें थी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, और बीजेपी ने 91% स्ट्राइक रेट से जीती है, और जो अपोजिशन के साथ या क्षेत्रीय दलों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला रहा है वहाँ पर उसकी स्ट्राइक रेट 46% है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस के साथ इस लड़ाई को लड़े ताकि वहाँ पर वो एक मजबूत जीत हासिल कर सके। क्षेत्रीय दलों के साथ उसे लड़ने में बड़ी मुश्किल होती है, वो जीत हासिल करने में मुश्किल होती है, तो बेहतर है कि कांग्रेस को टारगेट किया जाए, और उसमें गांधी परिवार सबसे सॉफ्ट टारगेट है, तो उसे किसी भी बहाने से सेंटर बना के उस पूरी लड़ाई को, एक पॉलिटिकल लड़ाई को, अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने में मदद। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आम भाषा में अगर मैं कहूं तो पंचिंग बैग वो बीजेपी की तरफ से अपना चुन लिया गया है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, और वो कांग्रेस है, इसी वजह से मिमिक्री करते हुए टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर मौजूद राहुल गांधी थे और वो वीडियो बना रहे थे, इस वजह से बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी का नाम है, कल्याण बनर्जी और टीएमसी का नाम नहीं नजर आ रहा है।
संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के मामले में आज एक दिलचस्प पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ और वो ये कि मायावती आज सामने आई और कमोबेश मायावती जो हैं वो विपक्ष का साथ ज्यादा देती हुई नजर आई। मायावती ने निलंबन को लेकर सवाल उठाए। मायावती जब सामने आई तो उनकी तरफ से सांसदों के निलंबन को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया गया। हालांकि उन्होंने जो अपमान किया गया है सभापति का उसको भी अनुचित करार दिया। संसद के वर्तमान सत्र के दौरान दोनों सदनों के रिकॉर्ड संख्या में लगभग 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन होना सरकार व विपक्ष के लिए भी कोई गुड वर्क व अच्छा कीर्तिमान नहीं है। इसके लिए कसूरवार कोई भी हो, किंतु संसदीय इतिहास के लिए ये घटना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। और आज जब मायावती मीडिया के सामने आई तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का बाकायदा नाम लेकर एसपी को नसीहत दी है। इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब भी आ गया है, सुनिए जरा। गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी ज़रूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और नसीहत एक प्रकार से समाजवादी पार्टी को ही दी, कहा है कि अभी से टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, कब पता नहीं राजनीति में कब किसको जरूरत पड़ जाए। वो इंडिया अलायंस को नसीहत थी, माना गया कि समाजवादी पार्टी को संदेश। अब उनका संदेश था, कुछ भी कह सकते हैं। उनको गंभीरता से नहीं ले रहे आप उनकी बात को? उनकी बात को हमेशा गंभीरता से लेते हैं, इसीलिए कभी कभी कमेंट करते हैं। तो ये एक मिजाज जो देखने के लिए मिला है राजनीति का। आज मायावती जिस तरीके से सामने आई, बाकायदा नाम लेकर समाजवादी पार्टी का और ये नसीहत देती हुई नजर आई, और उस पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया। अब सवाल ये कि इंडिया की मजबूरी, मायावती जरूरी। आज जिस अंदाज में मायावती सामने आई है, अपनी अहमियत का एहसास कराया उन्होंने? बिल्कुल कराया। देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन की राजनीति में दो प्रकार के मौसम वैज्ञानिक होते हैं। एक जो मौसम का कयास पहले लगा लेते हैं और उस हिसाब से अपनी चाल चलते हैं, और एक जिसको पता होता है कि बारिश होने के बाद का मौसम क्या होगा। मायावती मुझे लगता है कि ये जानती हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से उनकी अवस्था है वो दोनों तरफ को प्रभावित कर सकती हैं और दोनों तरफ से वो बार्गेनिंग करने के पोजीशन में है। जबकि बिना मायावती के इंडिया गठबंधन जो होगा उसमें कहीं ना कहीं एक कमी रह जाएगी, और मायावती का अलग होना मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी लाभकारी हो सकता है। ठीक है। मायावती इस चीज को भली भांति जानती हैं और इस प्रकार से वो अपना एक स्टैंड ले रही हैं। बिल्कुल, विकल्प खुला हुआ है, कहीं ना कहीं ये संकेत भी। प्रोफेसर सिंह ने जो बात कही है, मैं उसमें एक चीज जोड़ देता हूं, उनकी बात से मैं सहमत हूं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मायावती के बीच में एक खेल चल रहा है जिसको कभी कोई स्पष्ट नहीं करता है। समाजवादी पार्टी का मानना यह है, वो भी साफ तौर पे बात नहीं कहते हैं, लेकिन उनका मानना यह है कि कांग्रेस मायावती के साथ में एक बैक चैनल बातचीत चला रही है समझौते की। कांग्रेसी हलकों में इस बात को लेकर लगातार विचार होता रहता है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ करना उचित होगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठजोड़ करना उचित होगा। इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी में काफ़ी रंज भी है, उनको इस बात को लेकर काफ़ी नाखुशी भी है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इस चीज़ का जवाब किस तरीके से दें। तो धीरे धीरे राजनीति का ऊंट किस करवट उत्तर प्रदेश में बैठेगा ये अभी साफ नहीं है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा साफ होने में, जल्दी साफ होगा ये। इसकी वजह 2017 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का है क्या? क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आए थे पर ज्यादा कुछ हासिल तो नहीं कर पाए थे। इसी वजह से बीएसपी और कांग्रेस अगर साथ आए तो ये एक नया प्रयोग हो सकता है। इसी वजह से ये ज्यादा कोशिशें वो बैकडोर चैनल्स के जरिए कांग्रेस के भीतर बीएसपी को साथ लाने की।
देखिए, कांग्रेस के लिए क्या है, कांग्रेस के लिए दोनों जरूरी है। दोनों इसलिए जरूरी है कि समाजवादी पार्टी का जो तबका है, खासकर मुस्लिम तबका, वो कांग्रेस के साथ जाने में बिल्कुल परहेज नहीं करता, ये कांग्रेस को पता है। और बीएसपी के साथ जाने में बीएसपी का जो तबका है वो भी कांग्रेस के साथ जाने में परहेज नहीं करता। बनस्पत सपा के साथ जाने में उसको परहेज है, क्योंकि सपा के साद उसका लगातार टकराव चल रहा है। जहाँ तक मायावती की अहमियत की बात है, तो हिंदी पट्टी के राज्यों में आप पाएंगे कि मायावती का 19 से 22% वोट आज भी है। विधानसभा लोकसभा में भले ही वो न जीते, लेकिन जिन राज्यों में भी वो चुनाव लड़ती हैं वहाँ 19% से 22% वोट उनका होता है, और वो कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुँचाता है। आप अभी मध्य प्रदेश लीजिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी इन्होंने नुकसान किया है, यूपी में भी नुकसान किया है। तो कांग्रेस चाहती है कि कम से कम मायावती इतना नरम हो जाए कि हमें नुकसान ना पहुंचाएं, यानी फायदा भले ना हो लेकिन मायावती से नुकसान ना उठाना पड़े। कांग्रेस की पूरी कोशिश ये है कि सपा भी हमारे साथ रहे और मायावती नरम रहे, भले ही इंडी गठबंधन में ना आए तो हमारा नुकसान बच जाएगा। विजय जी, मायावती जी ने जो बात कही उससे एक शेर मुझे याद आया कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो कोalition पॉलिटिक्स में तो ये ज़रूरी है, और मुझे इस बात की संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, बीएसपी, एसपी हो जाए साथ। आपको लगती है इसकी मुझे संभावना? लगता है इसकी संभावना, और अखिलेश जी भी भले ही जो बयान दे रहे हो लेकिन उनको स्पेस पता है, क्योंकि वो कितनी सीटें 80 में से निकाल सकते हैं, या कितनी सीटों पर एक ताकतवर लड़ाई लड़ सकते हैं। 2019 का चुनाव भी देखें, जब एसपी बीएसपी साथ हुए तो 10 सीटें बीएसपी को, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली है, और कांग्रेस और एसपी के गठबंधन में कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। तो यदि वो तीनों आ जाते हैं, यदि वो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो ये तीनों आ जाए। इसका दूसरा पक्ष भी है, उन्हें पता है कि यदि हमारे साथ नहीं रही तो बीएसपी बीजेपी के साथ जाकर एक बड़ा नुकसान कर सकती हैं इस गठबंधन का। मायावती जी को क्या पता है कि मायावती जी को ये कमजोरी लग रही है कि भैया बीजेपी को आज उनकी जरूरत नहीं है। यदि वो उनके साथ भी जाएंगी तो कोई बहुत बड़ी शर्तें वो नहीं लगा सकती, इस गठबंधन के साथ तो जा सकती है, लेकिन वो इसके अभी नापतोल कर रही हैं, जो कर रही है कि किस तरह से ये काम हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत दिन नहीं लगेंगे कि ये तस्वीर साफ हो जाए कि वो किसके साथ होंगी। वैसे मायावती जी हमेशा प्री पोल की बजाय पोस्ट पोल अलायंसेज में ज़्यादा भरोसा करती हैं। बिल्कुल सर, जल्दी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मायावती के सामने जोखिम क्या है, इस पर भी गौर करना चाहिए। अगर मायावती जी कहती हैं अकेली लड़ेंगी, अगर वो अकेली लड़ेंगी तो वो जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी की मदद करती हुई नजर आएंगी, और ऐसी हालत में लगातार उनका जो 2012 में चुनाव हारने के बाद ग्राफ गिर रहा है, अगर इस चुनाव में भी लगातार ग्राफ गिरता रहा तो एक दिन दलित ब्यूरोक्रेसी, जो बहुजन समाज पार्टी का आधार है, वो सोचेगी कि भाई ये नेता हमारे काम का नहीं रहा। जिस दिन दलित ब्यूरोक्रेसी ने सोच लिया कि नेता हमारे काम का नहीं रहा, उस दिन मायावती के दरबार में कोई भी दलित कार्यकर्ता नहीं खड़ा दिखाई पड़ेगा। आप बड़ी बात कह रहे हैं, और मुझे लगता है विजय जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि बहुत हद तक संभावना इस बात की है कि चुनाव से पहले बीएसपी भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ नजर आए। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जरा 2014 पर भी गौर कर लीजिए, अकेली लड़ी थी बीएसपी और एक सीट भी बीएसपी के खाते में नहीं आई थी। और इस बीच जल्दी से रुक कर लेते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोनों विषय हिंदुस्तान की राजनीति और हिंदुस्तान के मीडिया की खबर की धुरी बनी हुई है। शराब धुरी बनी हुई है, एक भाग रहा है, शराब में घोटाला करके कोई नेता भाग रहा है, और दूसरी और कुछ ऐसा नेता हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने भारत के वाइस प्रेसिडेंट के साथ जिस प्रकार का मखौल उड़ाया है और उसके बाद मार्च पास्ट कर रहे हैं, उसके विषय में भी उनका पर्दाफाश करना है। आप सभी जानते हैं और यह विदित है कि 2 नवंबर को शराब घोटाले को लेकर, एक्साइज पॉलिसी के स्कैम को लेकर अरविंद केजरीवाल को सेंट्रल एजेंसीज ने, ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया था कि अरविंद जी आइए, हम बैठेंगे आमने सामने, आपसे सवाल जवाब करेंगे। और ये जो करोड़ों का घोटाला हुआ है, और जहां तक करोड़ों का घोटाला हुआ है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के नाते हम नहीं कह रहे हैं, गिनती अभी तक चल रही है। 2 घोटाले हमने देखे हैं हाल फिलहाल में। मैंने क्यों कहा कि इंडी अलायंस को जोड़ने वाला फेविकॉल शराब है। शराब का पैसा अलमारी दर अलमारी 3 दिसंबर को मतगणना चल रही थी और नोट की गिनती भी चल रही थी। 350 करोड़ से अधिक
की नोट की गिनती हुई थी और वो शराब का पैसा था, कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू जी के घर से निकला था। वहां तो गिनती सीमित हुई कि 350 से अधिक करोड़ रुपए उसके अंदर है। और जहां तक केजरीवाल जी के शराब का हिसाब किताब है, अभी तक गिनती चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के बेल के समय, रिजेक्ट करने के समय बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड मनी ट्रेल। मनी ट्रेल है और एस्टैब्लिश्ड है, ये देश के सर्वोत्तम न्यायालय ने कहा। फिर भी आप अरविंद केजरीवाल जी की बेशर्मी को देखिए, आज भी भाग गए। 2 नवंबर को भागे थे, आज भी भाग गए। 2 नवंबर को जब उन्हें बुलाया गया था तो एक चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था। वो चिट्ठी आप सबने देखा भी। ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा था। अरविंद केजरीवाल जी ने उस चिट्ठी में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा था, 5वें नंबर पॉइंट पे मैं वो पढ़ना चाहूंगा। As the Chief Minister of the State of NCT of Delhi, I have governance and official commitments for which my presence is required, particularly in view of the Diwali festivities coming up in the second week of November 2023. उनका कहना था, उनका मानना था कि चूंकि मैं एक पद पर हूं, मैं एक मुख्यमंत्री हूं, मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मुझे वो जिम्मेदारी निभानी है और इस कारण से दिल्ली में रहना मेरे लिए अनिवार्य है। साथ में एक और पॉइंट भी लिखा था और मैं वो पॉइंट पढ़ूंगा नहीं, लंबा पॉइंट है, मगर उन्होंने कहा था कि मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव चल रहे हैं और मैं स्टार प्रचारक हूं, तो मुझे तुरंत जाके वहां पर आम आदमी पार्टी को जिताना है। 205 सीटें शायद लड़ी थी और जमानत जब्त सब सीटों में हुई ना। कुछ 0.5% वोट ऐसा मिला है, 1% वोट भी नहीं मिला है। इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक, शराब घोटाले के किंगपिन, सरगना अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार के बावजूद 0.5% या 0.7% वोट मिला है और उस कारण से वो ईडी के सामने 2 नवंबर को प्रस्तुत नहीं हुए। और उनका कहना है कि मैं सीएम हूं तो मेरी कुछ जिम्मेदारी है दिल्ली के प्रति, इसलिए मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने आज भी एक चिट्ठी लिखी, ये आज की चिट्ठी है, जब उन्हें ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए शराब घोटाले, जिसके किंग पिन है अरविंद केजरीवाल, जिसके मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, करोड़ों करोड़ रुपए का गबन किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, मोटा माल कमाया है अरविंद केजरीवाल जी ने, जब इस विषय में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया तो एक चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल जी ने। पहला पॉइंट है, ऑन द ईव ऑफ माई डिपार्चर फॉर विपासना मेडिटेशन सेंटर, which has been widely publicized and largely circulated all over the media in the country as well as officially announced. To my utter dismay and concern, I have received the subject summons dated 18/12/2023 for my purported appearance in the person on 21/12/2023. तो अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी आक्रामक, शराब कांड के किंग पिन अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की तरफ से करार दिया जा रहा है और साथ ही बीजेपी आरोप लगा रही है कि ईडी के समन से केजरीवाल भाग रहे हैं। मुद्दा जिस तरीके से संसद में पक्ष विपक्ष के बीच आर पार और आज मायावती मीडिया के सामने आती हैं और मायावती की तरफ से एक जो मैसेज दिया जाता है, कहीं ना कहीं दरवाजे खुले हुए नजर आते हैं कि मायावती किसी भी तरफ जा सकती है। और महत्वपूर्ण अब सवाल यह हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में बिना बीएसपी मुश्किल है चुनावी बाजी इंडिया गठबंधन के लिए। जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन चाहेगी कि जितने प्रकार के भी राजनीतिक खंड हैं उन खंडों को एक साथ समावेश करे वो, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि अंतर्विरोध बहुत ज़्यादा है। आप अगर अभी देखें तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है या जिसके संभावना है, वो किन जिलों से होकर गुजरेगी और वो जिले कौन से हैं और वो किसके ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं अगर विगत कुछ वर्षों में देखें तो मुझे लगता है कि ये कह देना एक आसान सा चीज़ है कि मायावती के पास ये वोट है और मायावती इस तरफ से उस तरफ जाएंगी, पर मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की जो समस्या है वो समस्या ही यही है कि ऊपर का तो बेस वो
एक होमोजीनियस बनाना चाह रही है, पर उसके नीचे जो उनके घटक हैं, जो राजनीतिक जो जातिगत घटक हैं, उनमें इतना कॉन्ट्रडिक्शन है कि जिसको कि एक साथ लाया नहीं जा सकता। और मुझे लगता है यही एक कारण है जो इंडिया अलायंस की जो संभावनाएं हैं वो यूपी में नहीं पूरे देश में कम हैं, क्योंकि ऊपर से अगर आप अगर सवाल बड़ा हो जाता है कि उन्हें आपस में लाया नहीं जा सकता, जो नीचे अलग अलग घटक हैं, या फिर उन घटकों का ही इन दलों से मोहभंग हो रहा है और वो धीरे धीरे कर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। समय है 12 से 2 और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार बना हुआ है। बड़ी खबर आज की, विदेशी अखबार है एक, नाम है फाइनेंशियल टाइम्स। उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कहा गया है उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया, इसमें उन्होंने कहा हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। भारत का जो समाज है वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। हमारी सरकार में आम लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है, रोजगार मिलने की रफ्तार बढ़ी है और जनता चाहती है विकास की रफ्तार यूं ही बनी रहे। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने भरोसा यह भी जताया है कि 2024 में फिर से बीजेपी की ही जीत होगी। तो फाइनेंशियल टाइम्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू, और इसमें पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। हिंदुस्तान में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित, ये बड़ी बात कही गई है। भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आम लोगों की जिंदगी में उनकी सरकार के दौरान बदलाव आया, सकारात्मक बदलाव आया, रोजगार मिलने की जो रफ्तार है वो बढ़ी है मोदी सरकार में। और इतना ही नहीं, आने वाले समय अगले लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव, उसमें भी जीत का पूरा भरोसा जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आप यूं कहें कि एक तरीके से जीत की हुंकार भरती है और भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस इंटरव्यू में किया गया। देशहित सर्वोपरि वाली हमारी विदेश नीति, ये तमाम बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में कही हैं। और ऐसे में अब वो सवाल आपके लिए लेकर आते हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस, विपक्ष को क्या संदेश, ये बड़ा सवाल है। हैट्रिक को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त बीजेपी कार्यकर्ता तो वैसे ही अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 303 से ज़्यादा सीट ले जाने की योजना लेके चल रहे हैं। और 3 राज्यों के जो नतीजे आए हैं उसमें अप्रत्याशित जीत हुई है। अप्रत्याशित शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सीटें आई हैं उस सीट का अंदाज़ा भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं था। जैसे 2014 में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीट जीतने का भी भाजपा को अंदाजा नहीं था। इसलिए प्रधानमंत्री का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल, यानी आत्मविश्वास से लबालब होना उनका स्वाभाविक है, क्योंकि जनता उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही है और विपक्ष उसी की मशक्कत कर रहा तो भी वो जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पा और हर वो नैरेटिव जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घेराबंदी करने की कोशिश की जाती है देश में भी और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी कुछ ताकतों की तरफ से, उसको लेकर खुलकर जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। विजय जी, खासतौर से मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से बेबाकी के साथ पीएम ने इस बात को रेखांकित किया है कि साहब दुनिया भर में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा कहीं सुरक्षित तो वो हिंदुस्तान जहां है मोदी सरकार। 2 आंकड़े हैं और 2 लोग हैं, एक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा जो पॉलिटिकल पोस्ट पर कोई नहीं है लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत। मोहन भागवत ने संघ का जो एक नज़रिया देश में लोगों के था संघ को लेकर, उसको बदलने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है, डीएनए हमारा एक है, हमारे पूर्वज एक है। ये तो है बात संघ की। प्रधानमंत्री ने जो सबसे पहले नारा दिया वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, लेकिन नारे को छोड़ दीजिए। 3 बड़ी योजनाओं का जिक्र करते हैं हम, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और स्किल की मुद्रा योजना। उन तीनों योजनाओं में भारत के मुसलमानों की जो आबादी है उससे दुगना हिस्सेदारी मुसलमानों की है। उज्ज्वला योजना में भी, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी और स्किल डेवलपमेंट की जो योजना है जिसमें लोन दिया जा रहा है मुद्रा योजना, तो तीनों में करीब करीब 30% जो हिस्सेदारी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी की है।
दूसरा आंकड़ा लें, यदि 1950 से 2014 तक के हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगों का आंकड़ा देखें तो, और 2014 से 2023 तक का, तो सबसे कम सांप्रदायिक दंगे इन 10 सालों में हुए जो मुसलमानों के लिए लिए जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि दंगे भले ही बड़े नहीं हुए हों, छोटे छोटे दंगे, लिंचिंग की बात, और समाज में जो खास तौर से उनके साथ देने वाले लोग हैं वो कोई ना कोई कटुता की बात लगातार छोटी छोटी करते रहते, जो आंकड़ों में नहीं आती लेकिन एक भावना में थोड़ी सी कड़वाहट को ला रही है। लेकिन सरकार के स्तर पर कोई भेदभाव हो रहा हो, सा माहौल बनता है, या जो मोदी सरकार के विरोधी हैं वो उस नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आंकड़ों के जरिए मुझे लगता है इससे बेहतर तरीके से, इससे पहले आपने यूं जानकारी नहीं पाई होगी जिस रूप में अभी विजय जी ने आपके सामने रखी। उन्होंने सरकार की 3 बड़ी योजनाओं का जिक्र किया और उसमें बताया कि देश में जो माइनॉरिटीज, मुसलमान खासतौर से, उनकी आबादी आप मानकर चलिए करीब 14-15%, लेकिन वहीं इन योजनाओं में जो उनकी हिस्सेदारी है वो उनकी आबादी से जस्ट डबल, दुगनी, 30%। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर उज्ज्वला योजना हो या फिर मुद्रा योजना हो। और पीएम मोदी ने ये जो इंटरव्यू दिया है फाइनेंशियल टाइम्स को, उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, उनका बयान सामने आया। वो कह रहे हैं मोदी जी ने सबका विकास किया, सबको साथ लिया, सब पर भरोसा किया। संसार की किसी भी जगह से ज्यादा सुरक्षित मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी हैं, यूपी के मंत्री हैं अल्पसंख्यक मामलों के। इनसे सवाल पूछते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और कहा कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं दुनिया के किसी भी देश के। देखिए, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी ने ये जो बात कही है ये बिल्कुल 100% ये सही बात है। और ना केवल हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो सुरक्षित है, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान खुशहाल भी हैं। जिस तरीके से लगातार हमारी जिस तरीके से सरकार ने ईमानदारी से मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समाज को विकास से जोड़ने के लिए लगातार काम किया, आज आप देखिए कि हर मामले में, चाहे हमारे मुस्लिम समाज की तालीम की बात हो, उनकी तरक्की की बात हो, उनके रोज़गार की बात हो, उनके उद्योग को बढ़ावा देने की बात हो, सभी तरीके से मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए जो ईमानदारी से काम किया जा रहा है, इससे एक मुस्लिम समाज में के अंदर एक विकास की भावना पैदा हुई है। आज आप देखिए कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ एक आम मुस्लिम परिवार में जन्मी हमारी बेटी सानिया मिर्जा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के एक आम, जिनके पिताजी एक टीवी मैकेनिक थे, वो उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला, उसको समाज ने प्रोत्साहित किया और वो आज इंडिया की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट बनी। हमारे हिंदुस्तान में एक आम घर से निकली बच्ची निखत जरीन, वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उसने गोल्ड मेडल जीता। तो चाहे किसी भी तबके की हमारे भाई हो, हमारी बहनें हो, सबको विकास से जोड़ने के लक्ष्य से हमारे हिंदुस्तान में काम होता है। और यकीनन आज हिंदुस्तान के मुसलमान, हम कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे खुशहाल और दुनिया के सबसे विकसित, दुनिया के सबसे सुरक्षित मुसलमान हैं। और देखिए, मुसलमानों को लेकर यहां पर मोदी सरकार में बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि लगातार मोदी विरोध में जो स्वर बुलंद होते हैं उनमें जिक्र मुसलमानों का किया जाता है और कहीं ना कहीं मुसलमान जो है वो एक हथियार के तौर पर मोदी सरकार पर वार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी वजह से इस नैरेटिव को खत्म करने के लिए ये सच और ये पहलू दिखाना जरूरी है। सर बिल्कुल सही है। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है और प्रधानमंत्री के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है, जो स्लोगन देती है, वो स्लोगन जब तक कि जमीनी रूप पर जाकर अट्रैक्शन नहीं लेगी तब तक वो स्लोगन का कोई महत्व नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए सबका प्रयास, सबका विश्वास, अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत, ये कैसे हो सकता है जब तक कि जमीनी स्तर पर लोगों में उसके प्रति आकर्षण ना हो। मैं बस इतनी ही से बात आपको बताना चाह रहा था कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जातियां होती हैं, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें गरीब हैं, युवा है और किसान हैं, तो ये तो सभी जातियों को अपने साथ समेटती है, धर्मों को, ये तो सभी धर्मों को समेटती है ना। तो मुझे लगता है कि जो पुरानी राजनीति है कि जात और धर्म इतने ही आधार पर राजनीति देखी जाए, मुझे लगता है कि मोदी जी ने लकीर लंबी खींच दी है और उस लंबी लकीर के नीचे विपक्ष को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि एजेंडा किस तरफ ले जाएं। और इसीलिए विपक्ष का जो घटता आकर्षण है लोगों के बीच में, उनमें एक उनमें
काफी एग्रेशन ला रहा है, उसी एग्रेशन को आप संसद में भी देख रहे हैं। मुझे एक तब्दीली भी यहाँ पर लगती है, मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि अगर सवाल मुसलमानों को लेकर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर चुप्पी साध लें, खुलकर वो उस पर जवाब दे रहे हैं और वो बता रहे हैं किस तरीके से उनके राज में मुस्लिम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। देखिए, मोदी जी ने ये जो कहा है फाइनेंशियल टाइम्स से कि भारतीय समाज धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता, मोटे तौर पे मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पे जो चर्चा हो रही है उसमें एक नुक्ता छूटा जा रहा है। वो नुक्ता है राजनीतिक नुमाइंदगी का, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। मुसलमान समाज की असली समस्या भारत में लंबे अरसे से, भाई आरक्षण हिंदुओं को मिलता है, ओबीसी को, मुसलमान ओबीसी जातियों को भी 27 चाहे उससे भी ज़्यादा जातियाँ हैं जिनको उसको आरक्षण मिलता है। तो ऐसी चीज़ें तो बहुत सी बताई जा सकती हैं, और जो नहीं मिल रहा है वो भविष्य में मिल सकता है, और वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि मुसलमानों का अक्रॉस द स्पेक्ट्रम लगातार, चाहे विधानसभाएं हों या कोई सी विधायिकाएं हों, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन घटता जा रहा है। उसमें केवल भाजपा तो जो उन्हें टिकट नहीं देती केवल वही जिम्मेदार नहीं है, उसमें विपक्षी दल जो मुसलमानों के समर्थक होने की बात करते हैं वो भी खासे जिम्मेदार हैं। वो भी मुसलमानों को कम से कम टिकट देते हैं। और आप देखिए ना कि आखिरकार समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है और दूसरे तमाम दल हैं, ये लोग भी मुसलमानों की समस्याओं पर कमोबेश खामोश रहने की कोशिश करते हैं और उनकी बात को उस तरह से नहीं उठाते जिस तरीके से 25 साल पहले या 30 साल पहले उनको उठाया जाता था। तो महत्वपूर्ण, देखिए, भारत में सब चीज राजनीति के जरिए संसाधित होती है, पॉलिटिक्स के जरिए प्रोसेस होती है। अगर मुसलमानों का पॉलिटिकल राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होगा तो उनको अगर आप बढ़िया रोटी दें, रोटी पे घी भी लगा दें, तब भी कुछ समस्या रह जाएगी। ठीक है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 2024 के चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त, और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस संसद में सुरक्षा में चूक के मामले में मोदी सरकार की घेराबंदी कर रही है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, सुरक्षा चूक पर सरकार से बयान की मांग करना क्या गलत है? सरकार जो एक्शन ले रही है वो सिर्फ और सिर्फ तानाशाही वाला रवैया सरकार का, यही आरोप अधीर रंजन चौधरी की तरफ से मोदी सरकार पर लगाए जा रहे हैं। सुनिए। जो मार्च किया है विपक्षी सांसदों ने, आप लोगों ने संदेश क्या देना चाह रहे हैं? देखिए, सदन के अंदर बात रखने के लिए देश की दूर दराज गांव से हम आते हैं। शुरू के दिन से 13 तारीख तक कभी किसी वक्त हम लोग सदन के साथ सहयोग के बिना कुछ नहीं किया, और शुरू से हमारा एक ही मकसद रही जो बराबर हम मानते आ रहे हैं कि सदन में आते हैं चर्चा करने के लिए। लेकिन 13 तारीख के बाद जब इतने बड़े घटना घटी, सारे देशवासी को चौंका दिया कि सदन के अंदर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। देश की जो सुरक्षा की बात करते हैं उनकी जमाने में देश की सदन के अंदर सुरक्षा की इंतजाम नहीं है, तो ये बात उठाना कोई गलत है। हम अगर सरकार से ये पूछना चाहे कि क्यों ये हुई, इसके लिए एक बयान पेश करो गृह मंत्रालय की तरफ से, ये कोई गलत है? बयान पेश तर्क है दादा कि ये बहुत गंभीर मामला है, इस पर हंगामा नहीं करना चाहिए विपक्ष को। इस पर आप हंगामा तो उन्होंने किए, उनका इतना अहंकार कि हमारे सदन के अंदर एक बयान देने के लिए उनको इतना मेहनत करने पड़ी। इतना अहंकार जताते हुए सदन के अंदर के बयान देना अन्याय है, ये मांग हमारा अनुचित है, ये बताइए। हमारा मांग तो वाजिब मांग है, लाजमी है। आखिरी में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कल्याण बनर्जी की तरफ से जो द्वारा की गई, इसको अपमान का मुद्दा बड़े पैमाने पर बीजेपी पर। देखिए, बात यह है कि उपराष्ट्रपति कोई जात की नुमाइंदा नहीं होते, देश की नुमाइंदा होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कल्याण बनर्जी खुद खेत जताई है। उसके बाद अगर उपराष्ट्रपति को जात को लेकर ये सत्तारूढ़ पार्टी अगर संकीर्ण सियासत करे तो उनकी मर्जी है। उपराष्ट्रपति जी से मिलकर के खेत जताएंगे इस मसले? नहीं, मैं तो कुछ नहीं किया, जो उन्होंने खेत जता दिए हैं। तो मामला लगातार गर्माता हुआ, पक्ष विपक्ष में जो दरार है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है, रार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, उसका बड़ा बयान आया। नीतीश सरकार में मंत्री हैं मदन सहनी कह रहे हैं कि बिना नीतीश के इंडिया गठबंधन का कोई वजूद ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है। पीएम पद को लेकर ममता की ओर से जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया था, उस पर नीतीश की पार्टी कह रही है कि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। सुनिए। हमारे साथ हैं मदन सहनी जी, मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के। ये तो क्या खेल हो गया? आप लोग कह रहे थे कि पीएम बनेंगे, पीएम पद का चेहरा बनना चाहिए, बनाना चाहिए, योग्य है, तमाम चीज़ें आप लोगों ने की, यहाँ तक कि नारेबाजी भी हुई, लेकिन अब क्या होगा?
ये सारे चीज़ जो आप बता रहे हैं वो सारे गुण आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी में मौजूद हैं और पीएम का जितने भी योग्यता होना चाहिए एक व्यक्ति में वो सब उनमें मौजूद हैं और आज भी हम लोग मान रहे हैं वो सबसे बेस्ट हैं। अब रही बात इंडिया बैठक के अंदर की, तो ये तो हम लोग सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि अंदर में बंगाल की मुख्यमंत्री जी ने यह प्रस्ताव रखा कि खड़गे साहब प्रधानमंत्री बने, केजरीवाल साहब ने उनका समर्थन किया। यह रणनीति का हिस्सा भी इंडिया गठबंधन का हो सकता है और सारे बात जो है बैठक के अंदर का बाहर आ जाएगा और उसको सबको मालूम हो जाएगा, तो फिर तो बैठक का गोपनीयता कुछ बगैर नीतीश कुमार के आप इंडिया गठबंधन को कहाँ देख रहे हैं इस रूप में? उनके नाम का चाहे चर्चा या किसी तरह से उनका कोई पद या कन्वीनर का? बिना उनके तो ये गठबंधन बना ही नहीं है और आज भी और आने वाला समय में भी इंडिया गठबंधन में श्री नीतीश कुमार जी के बिना इस गठबंधन का कोई दूर दूर तक औचित्य नहीं है। ये आज भी कायम है, आने वाला समय में भी कायम रहेगा। और खड़गे साहब का नाम आ भी गया तो उन्होंने तो स्वीकार नहीं कर लिया, उन्होंने तो कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग तय करेंगे और यही मकसद भी है। इस गठबंधन का जो पूरा मकसद है उससे हम लोग को भटकने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी को हराना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन